प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी साल 2022 कैसा रहा और 23 कैसा होगा। और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया जनाब नदीम रज़ा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर कैंपस तजियाकार। नदीम रज़ा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, एक तो हम 2022-23 पे बात कर रहे हैं। 22 की अगर हम बात करें तो सहाफ़त, सियासत और रियासत तीनों के लिए बड़ा चैलेंज रहे। आप किस तरह देखते हैं 2022 को, और 23 में आपको कोई बेहतरी की उम्मीद है? आप हमारे नाजरीन को कोई उम्मीद दिला रहे हैं आप? देखिए, एक उम्मीद ही है जो इंसान को जीने का सहारा देती है। उम्मीद के ही आसरे के ऊपर सब कुछ किया जाता है, जिंदगी गुजारता है इंसान एक उम्मीद के आसरे पर है। और आपको बेहतर की ही उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि नाउम्मीदी एक कुफ्र है। और लेकिन ये जो रवां साल जो अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, बस चंद ही रोज़ बाकी हैं। ये कुछ अच्छी यादगारें लेके नहीं जा रहा, जिनका आपने नाम लिया, सहाफ़त का, सियासत का और मईशत का। इन तीनों शोबे में तनज़्ज़ुली का शिकार है, बदकिस्मती से कि मैं भी इसी शोबे सहाफ़त का अदना सा एक रुकन हूँ। 24 साल इस सहाफ़त में हो गए हैं, लेकिन जितना मैंने गंद देखा है इस साल में शायद माजी में नहीं देखा। और बदकिस्मती ये है कि जो कुछ पैराशूटर्स या जिनको परवान चढ़ाया गया था ख़ास मकासद के लिए, और उन्होंने जिस तरह से ज़बान इस्तेमाल की, सहाफ़त उससे ये जी। बहुत ही यानी कि दागदार हो चुकी है। और उन दागों को धोने की ज़रूरत है, जो साल रवां जो नया साल आ रहा है उसमें करने के लिए। और फिर सियासतदानों ने जो खेल खेला है, उनके इस खेल में पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। मईशत को तबाही के दाने पे ले गई हैं, जी। क्योंकि जो अफवाहों को जब बाजार गर्म रखा। और ये अगर आपको इसमें एक और ऐड करना पड़ेगा सोशल मीडिया का, कि ये सोशल मीडिया ने हमें बड़ी तबाही और बर्बादी मचाई है। फेक और किसी के कपड़े उतारना, पगड़ियाँ उछालना और जिस तरह की चीज़ें चली हैं, उस मुल्क की जो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा की है, उसने सबको का मलिया मेट कर दिया है, मईशत को बहुत तबाह बर्बाद कर दिया है। और अब लेकिन ये सूरज गुरूब होने वाला है 2022 का। जी। जी। तो हमें आगे बेहतरी के लिए काम करना होगा इन तमाम शोबों में। बिलखुसूस सहाफ़ियों की भी जिम्मेदारी है कि वो हक़ का साथ दें। और ये सहाफ़ियों को किसी सियासी जमात की हिमायत नहीं करनी चाहिए। अगर ठीक है। जो सहाफ़ी हों या एंकर हों, अगर किसी भी जमात की स्पेसिफिक किसी भी जमात की हिमायत करते हैं, तो उन्हें बाकायदा तौर पे ऐलान कर देना चाहिए कि हमारा ताल्लुक पीटीआई से है, हमारा ताल्लुक पीएमएलएन से है, ठीक। हमारा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। तो फिर वो एक शोबे को छोड़ दें, जैसे अफ्तार आलम साहब ने जी। जी। अनाउंसमेंट कर दी थी कि मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं है सहाफत से। तो इसी तरह से दूसरे भी लोगों को जो बढ़ चढ़ के हिमायत में बयान दे रहे होते हैं, मुख्तलिफ व्लॉग्स कर रहे होते हैं, जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं मुखालिफ पार्टी ठीक। के लिए, वो भी बरदा इजाहत बिल्कुल हैं। नदीम और रज़ा साहब, बिल्कुल इसमें ठीक फरमा रहे हैं आप। हमने जो सहाफ़त में पढ़ा है और जो मीडिया एथिक्स हमें पढ़ाए गए, तो उसमें तो यही सारी चीज़ें हैं कि आप ज़रा पार्टी नहीं बनते, लेकिन बदकिस्मती से ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो हुई हैं हमारे सामने ही। एक पॉइंट और फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे कि शिद्दत पसंदी हम पहले देखते थे बहुत ज़्यादा है। साल 2022 में जो हमें नज़र आई, जिसकी तरफ आप इशारा भी कर रहे थे, मैं उसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। समाजी, माशी और सियासी शिद्दत पसंदी में बेपनाह इजाफा हुआ है। इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? हाँ, देखें, शिद्दत पसंदी हर सतह की शिद्दत पसंदी है। ये सिर्फ ये टेररिज्म ही नहीं है, जिस तरह से हम सलूक करें एक दूसरे के साथ, वो भी शिद्दत पसंदी है। वो आपने बिल्कुल, खुद सोशली इस्तेमाल भी हम किया। समाजी तौर पे भी शिद्दत पसंद हो गए हैं। जी। हम बिल्कुल हम हर शोबे में इंतहा पसंद हो गए। हम 22 हो गए, हम 22 हैं। इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी और ये 22नेस जो होती है, हम जानिबदार, हद से बढ़ के जानिबदार हो गए। हम हमें अपने सिवा कुछ नजर नहीं आता है हमारे इस मुआशरे के अंदर। यानी कि झूठ इतनी डटाई से बोला जाता है कि जैसे आप सच बोल रहे हैं। ठीक। तो उस मुआशरे का कुछ नहीं हो सकता, वो सिवाय तबाही बर्बादी उसका मुकद्दर हुआ करती है। लेकिन हमें उससे बचने के लिए करना यही चाहिए कि एक दूसरे को गले लगाएं, सोच समझ के आगे बढ़ें। और ये जो इंतहा पसंदी जो बढ़ रही है, इसका खात्मा हो सके। मेरी दुआ है परवरदिगार से कि अल्लाह ताला वो वक्त ना लाए जो माजी में हम देख चुके हैं। लेकिन अब एक शिद्दत पसंदी जो है वो सरहद के दूसरी तरफ से जो सर उठा रही है,
जो मैं मगरबी बॉर्डर जी जी की वो बात कर रहा, जिस तरह से वहाँ पे सूरत हाल हमारी हो चुकी है, आए रोज धमाके देखें, शहादतें हो रही है, हमारे पाक फौज के जवानों की शहादतें हो रही हैं, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, ये इसलिए भी ज़्यादा हो रही है कि तब जो जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं या हुकूमत है, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ले लें या मरकज़ की हुकूमत ले लें, वो दोनों सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए हैं, अपने वोटर्स को लुभाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ बिल्कुल बयान ठीक दे कह रहे रहे हैं। हैं। और वो उस तरह जो यहाँ पसंदी जो सर उठा रही है, दहशत गर्दी सर उठा रही है, उसकी तरफ उनके तवज्जो तवज्जो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है उनको नजीर साहब, बिल्कुल सही उनको फरमा रहे हैं आपने, सही निशानदेही की, इसमें कोई शक नहीं। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी सियासत बचाने, अपने मफाद और 2023 में इलेक्शन या आने वाले इलेक्शंस को डील करने में लगे हुए हैं। तो ज़ाहिर है जो सरहद है हमारी 2600 किलोमीटर की, जिस तरफ नदीम रज़ा साहब इशारा भी कर रहे थे, तो ज़ाहिर उसके ऊपर वो फोकस नहीं रहा और बड़ा ज़रूरी है उसको इंगेज करना। बहुत शुक्रिया नदीम रज़ा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मोहसिन रज़ा साहब, आप इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? जो जिस तरफ नदीम रज़ा साहब इशारा भी कर रहे थे, आप हो गए, नदीम रज़ा साहब हो गए, इस तरह के जो सीनियर्स हैं वो ही अपना किरदार अदा कर सकते हैं। खासतौर पे मीडिया के रोल की जब हम बात करते हैं तो वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही जो आपके दौर में होती थी। हमने जब ये संभाला तो इस वक्त तो बायसनेस बहुत ज़्यादा है, कोई एक दूसरे के ओपिनियन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और डिवाइड भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कोई एक दो तकसीम नहीं है, यहाँ तो मल्टीपल है। तो इन चैलेंजेस से हम किस तरह नबरदज़्बा हो सकते हैं और कैसे हम इस सहाफ़त को बचा सकते हैं और अपना इनपुट दे सकते हैं रियासत के लिए? मोहसिन रज़ा खान साहब। जी भाई, मुझे सवाल नहीं समझ आ रहा है। मोहसिन रज़ा खान साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि इस वक्त जो नदीम साहब भी बात कर रहे थे, शिद्दत पसंदी है हर लिहाज से, लेकिन मीडिया अपना किरदार कैसे अदा कर सकता है? ज़ाहिर 2022 में हमने देखा मीडिया पे पाबंदियां भी लगी, सहाफ़ियों के हवाले से भी तशद्दुद, जाने भी गई, अरशद शरीफ साहब ने जान गंवाई अपनी, लेकिन इस पूरे अमल में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि हम डिवाइड हैं, हम एक कैसे हो सकते हैं और सहाफ़त सही मानों में कर कैसे सकते हैं हम? देखें, जिन लोगों ने मीडिया को डिवाइड किया, इसकी टांगे तोड़ी, इसके हाथ तोड़े, इसकी आंखें जो थी उसमें गरम गरम लोहे की सलाखें दाखिल की, इनकी जबानें काटी, और अब आप तवक्को कर रहे हैं कि ऐसा लूला लंगड़ा और अपाच किस्म का मीडिया जो है मुल्क की वैदत के लिए काम करे, तो ये तो मुमकिन नहीं है। पहले तो आप मीडिया को उसकी हालत में बहाल करें। आपके जो है सरकारी इदारों ने यहाँ पे घुस के अपने एंकर रखे और उनको मैनेज किया और उनके जरिए लोगों की किरदार खुशी की और मुल्क में एक अफरा तफरी फैलाई। अब आपको नजर आता है कि मीडिया कुछ कर सकता है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा मीडिया जो कोई डिवाइड हो चुका है और अब वो खास ग्रुपों के साथ खड़ा है, कोई एक ग्रुप के साथ, कोई दूसरे ग्रुप के साथ, तो इसकी तो साख भी खत्म हो गई है और इसको साख अपनी बहाल करनी पड़ेगी और नए लोग लाने पड़ेंगे जिनके पर लोगों को एतमाद हो। ठीक है। ये सारे तो इस वक्त मौजूद जितनी भी लाट है उसमें से ज्यादातर 90% लोगों को तो उसकी शक्ल देख के लोग समझ जाते हैं कि इसने क्या बात करनी है और किसकी ये सपोर्ट करेगा। तो सर, ये इतना बुरा वक्त आ गया सहाफत पे, जिस तरह आप बता रहे हैं कि अगले की शक्ल देख के या नाम सुन के हमें पता चल जाता है कि ये क्या बात करने वाला है या क्या बात करेगा या किसकी पॉलिसी टो करेगा। क्यों हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं? ज़ाहिर है एक बैलेंस रखना सहाफ़ी की बुनियादी जिम्मेदारी है और सहाफ़त के बुनियादी असूल है। तो आप जो बात कर रहे हैं वो तो ज़ाहिर एक अलमिया है कि यहाँ पे किस तरह चीज़ें मैनेज करवाई गई, मैनेज की जा रही हैं स्टिल, लेकिन इन नामुसाद हालात में भी हम अपना इनपुट कैसे दे सकते हैं और कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? कुछ उम्मीद? पहले मीडिया तो अपने पैरों पे खड़ा तो हो रहा है। जी जी। जो मीडिया में खराबियां पैदा की गई थी पहले वो तो दूर हो, अभी तक वो बीमारियां और वो खराबियां जो मीडिया में पैदा हो गई थी वो दूर नहीं हुई है। ठीक। और उनको दूर किए बगैर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि ये मीडिया माशरे को हेल्थी बनाने के लिए एक मफरूज और पास मीडिया कैसे कर सकते
जी बिल्कुल मतलब ठीक कह रहे हैं, और न सिर्फ मीडिया बल्कि इस वक्त अदलिया, मीडिया और तमाम इदारे जो हैं वो अपने डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। तकसीम है, बहुत ज़्यादा तकसीम है, और जो इदारों पे एक ट्रस्ट होना चाहिए वो ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। और उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, और उनका तयन करना और उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये काम हुकूमतों का होता है, रियासत का होता है, लेकिन अगर मामलात उधर से ही कंट्रोल किए जाएँ तो ज़ाहिर है इदारे खड़े नहीं रह सकते और इदारे बेहतर नहीं हो सकते। तो इदारों को बेहतर करने के लिए इन तमाम स्टेक होल्डर्स का मिलकर और एक अच्छी और आज़ादाना पॉलिसी ही आगे ले जा सकती है। बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कानून। बैरिस्टर साहब, किस तरह देखते हैं 2022 अदालती लिहाज से, अगर हम देखें आइन और कानून की बालादस्ती की अगर हम बात करें तो बहुत सारे फैसले हुए, कंट्रोवर्शियल फैसले हुए, और ज़ाहिर अदालती इश्यूज़ पे बात करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन है अवाम का जो रुझान हमने देखा, अवाम की तरफ से जो फीडबैक आया, और वैसे भी जिन जिन लोगों के खिलाफ फैसले आए या हक में फैसले आए, चैलेंज हुए, 24 घंटे में हमने देखा कि एक पार्टी खुश हुई और अगले ही लम्हे वो परेशान हुए, चूँकि वही उसी अदालत ने या उसी इदारे ने फैसला उनके खिलाफ दे दिया। तो कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं हम? 2023 में कुछ बेहतरी की उम्मीद आपको नज़र आ रही है? 2022 आपकी नज़र में कैसा रहा, ख़ास तौर पे आइनी लिहाज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो जफीर साहब। देखिए, मैं आपने जैसे पहले ही कह दिया कि अदालती फैसले हैं तो उनके बारे में जरा एहतियात से बात करनी पड़ती है। आई कम्प्लीटली एग्री, और वो मैं एहतियात बरतूंगा, लेकिन चूंकि मेरे आपके जैसे बहादुर दोस्त हैं तो थोड़ा सा आपको मुझे लीवे देना पड़ेगा ताकि मैं जरा खुल के बात अपनी दिल की कर सकूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एतबार से तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा गोल्डन साल था, और उसकी वजह ये थी कि बेशक वो कासिम सूरी ने जो है वो नो कॉन्फिडेंस का मोशन का रेजोल्यूशन जो है उसको सेट असाइड किया हो, तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया और एक इन हाउस चेंज हुआ हो पाकिस्तान में पहली दफा। और फिर उसके बाद बेशक आप ये समझिए कि पंजाब में आज तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है वो भी किस तरह मसला जो है और मामला अदालतों में जाकर ही सॉल्व हुआ है, लेकिन किसी किस्म का खून खराबा नहीं हुआ। जो पाकिस्तान में हमने पहले जिस तरह की हमने टग एंड पुल देखी थी, सियासी भी और लीगल भी, उस तरह की टग एंड पुल भी नहीं हुई, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए ये साल बेहतर गया। लेकिन रिफ्लेक्टिंग बैक हमें ये भी तो नजर आ रहा है कि आजम सवाती का जैसे केस है खास तौर पर जी बिल्कुल इसी तरह जज का एक दिन पहले ट्रांसफर हो जाता है ऑर्डर अनाउंस करने के। जिस तरह इस वक्त जो इंटीरियर मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह, और इस वक्त जाहिर है वो रेंजर्स और एसटी और सारों को कंट्रोल कर रहे हैं पूरे मुल्क में, उनका भी नारकोटिक्स का ट्रायल चल रहा था, तो जज जो है वो एक दिन पहले ट्रांसफर हो गया था। तो इस तरह के वाकयात भी हमें नजर आए, और हमें नजर आ रहा है कि एक ट्वीट के ऊपर किस तरह उसको आपने अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अगेंस्ट द लॉ ऊपर से लेके नीचे तक मुल्क के अंदर आपने उसको रोन दिया। शहबाज गिल से मुझे बड़ी नफरत है, मैं उस आदमी से नफरत करता हूँ जितना वो बदतमीज है और जिस तरह की वो बातें करता है, एक बेहुदा किस्म का शख्स है। लेकिन आज सिंध हाई कोर्ट में उसकी भी जो अर्जेंसी की जो एप्लीकेशन थी वो भी डिक्लाइन हुई। तो किसी हद तक मुझे ये भी लग रहा है कि वो प्रोएक्टिव इंसाफ जो पाकिस्तान में लोगों को मिलना चाहिए, ख्वाह किसी पार्टी से हो, किसी मजहब से हो, कहीं से उसका ताल्लुक हो, अमीर हो या गरीब ठीक है, वो शायद इस वक्त बड़ी साहब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं सियासत सहाफत का तालिब इल्म होने के नाते आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो ये है कि कोई भी इदारा शर्त ये है कि वो आज़ाद हो, और अगर उससे कोई गलत फैसला भी हो जाता है और किसी के खिलाफ भी चला जाता है तो भी मेरे ख्याल में, मैं अपने तौर पे बात कर रहा हूँ, कि काबिल कबूल है। लेकिन किसी की डिक्टेशन पे लिया हुआ फैसला या दी हुई सज़ा जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकती। हमने ये देखा कि ये इस तरह की चीज़ें आई हैं, पॉलिटिकली इंजीनियरिंग भी हुई, फैसले भी हुए, बहुत सारे फैसले जो है वो बैक बाउंस भी कर गए। तो ओवरऑल आपको नहीं लगता कि इदारों को कम से कम इतना उनके डोमेन में उनको आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपना फैसला तो कर सकें, उनके ऊपर प्रेशर ना हो किसी चीज़ का या किसी पार्टी का कोई प्रेशर ना हो, वो फैसला दें। हाँ, वो जज हों या कोई भी हों, अगर वो फैसला गलत दे देते हैं, ज़ाहिर इंसान है, तो उस पर तो सवाल उठता है, उनकी गलती को ताई। मैं तो देखिए बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, आपने एक लेमैन होते हुए, चूंकि आप वकील नहीं है, आपने एक ऐसी बात की है जो एज ए वकील होते हुए मैं फोर्स हूँ कि मैं जाहिर है उस बात को एक्सेप्ट करूंगा ऑन फेस वैल्यू।
आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट एलिमेंट है और हमने इसको रियलाइज करना है जफीर साहब कि काफी हद तक किसी किसी जगहों पे शायद वो इंडिपेंडेंस जो है वो इम्पेंज होती है। हमें बार बार नजर आता है, वो अरशद मलिक का केस हो, अरशद मलिक की वीडियोज हो, या वो आज के जो ट्रायल्स चल रहे हैं उन ट्रायल्स को आप देख लें, किस तरह शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे को किस तरह से फौरी रिलीफ मिलता है वजीर आजम बनने के बाद, किस तरह से उनकी 265K की एप्लीकेशन ही अलाउ हो जाती हैं। FIA वाले जाके केस में कोई कहानी ही नहीं सुनाते, कोई गीता ही नहीं सुनाते जो है, और अपनी तनख्वाहें हराम कर देते हैं। तो ये देखिए, बड़ी आपकी बात में कोई शक नहीं है कि जिस तरफ हवा चलती है उसी तरफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन चल पड़ता है। और अगर आप ये समझें कि इस मुल्क के अंदर जो है वो आजाद अदालतें हैं, तो वो तो सुपीरियर जुडिशरी बिल्कुल मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, वो बड़ी हद तक इंडिपेंडेंट हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट तो बेहद इंडिपेंडेंट है, वो तो वजीर आजम को सामने बुला लेती है, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे भी सवाल उठा लेती है, मगर एट द एंड ऑफ द डे जहां से असली लोगों को इंसाफ मिलना है वो अदालतें आज तक इंडिपेंडेंट नहीं है, उनको हमें इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। ठीक, अब वैसे बच्चों के इंडिविजुअल जब हम बात करते हैं, ज़ाहिर है मेरा आपका मोहसिन साहब का, नदीम रज़ा साहब का इनपुट या बख्शी साहब का जो इनपुट है वो अपने अपने इदारे के लिए इनपुट जाता है और जिसकी बड़ी वैल्यू होती है, जो कि गो के आज के दौर में नहीं कंसिडर की जा रही। लेकिन क्या बेहतरी की जा सकती है या क्या बेहतरी की उम्मीद है आपको अपने इदारे से? किस तरह इसको हम आज़ाद कर सकते हैं, किस तरह आज़ादी की तरफ ले जा सकते हैं? कम अज़ कम ज़ाहिर हमने इज्तिमाई तौर पे नहीं तो इंडिविजुअली शुरू करेंगे तो इज्तिमाइयत की तरफ जाएगा ना रुझान। देखिए, फिर वो मुझे अपनी हमारी जो वो पुरानी बहस है जफीर साहब वो याद आ जाएगी कि मैं ये कहता हूँ कि अरशद शरीफ के सू मोटो लेना बंद करें और ये चीज इंश्योर करें कि उन अदालतों में जहाँ पे इन केसेस के ट्रायल होने हैं वो अदालतें ठीक तरीके से चलें। जिस दिन हम हैसियत कौम इस चीज को समझ जाएंगे कि एक बंदे के नोटिस लेने से कुछ नहीं होता बल्कि सिस्टम इंप्रूव करने से चीजें बेहतर होती हैं, उस दिन चीजें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। पाकिस्तानी जुडिशरी राइट नाउ इज यर्निंग फॉर जुडिशियल रिफॉर्म, बट वो रिफॉर्म्स बड़े और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं जफीर साहब। चंद मैं पर्सनली उन लोगों को जानता हूं, मैं देखता हूं जजेस को, उन वकीलों को जो बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं इसकी रिफॉर्मेशन। बिल्कुल सर, बेहतरीन काम करने वालों का मैं अप्रिशिएट होनी चाहिए जी। वो रिफॉर्मेशन नहीं है, वो गाइडलाइंस नहीं है। आखिरी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक बड़ी काविश हुई थी वो आसिफ खोसा साहब के दौर में हुई थी, मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट बनाई गई, टेररिज्म की डेफिनेशन के फैसले दिए गए, क्रिमिनल बोर्ड खत्म कर दिए गए, क्रिमिनल सारी सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज करके नजीने बना दी। लेकिन उसके बाद से दोबारा शायद कुछ सू मोटो सिंड्रोम की तरफ हम जा रहे हैं, जो आपने साकिब निसार साहब के दौर में देखा, वो जुडिशरी के लिए अच्छा नहीं होगा। वो जुडिशरी को अंदर से काट के और अंदर से जैसे सीपेज होती है और बिल्डिंग डिमोलिश हो जाती है, इसी तरह वो जुडिशरी भी डिमोलिश हो जाएगी। जो बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे आप मोहसिन रज़ा साहब, आप किस तरह देखते हैं इदारों के आज़ादाना फैसलों की बात हो रही है, वो चाहे मीडिया हो, अदलिया हो या कोई भी इदारा हो, हमने देखा कि इंडिपेंडेंट नहीं है, फैसले मेरे आपके गलत हो सकते हैं, लेकिन जब इदारा फैसला करता है या इदारे का चेयरमैन फैसला करता है तो वो किसी के प्रेशर में नहीं होना चाहिए। इस प्रेशर से निकलने के लिए क्या किया जा सकता है? आपका बड़ा वसी तजर्बा भी है, आप लिखते हैं, जानते हैं, क्या उम्मीद है? 64% हमारी यूथ है और नौजवान मायूस हैं, क्या उम्मीद दिला सकते हैं आप उनको? मोहसिन साहब जी, मोहसिन रज़ा साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? मोहसिन रज़ा साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। मोहसिन रज़ा साहब आपका, नदीम रज़ा साहब और बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, हमने कोशिश की 2022 के वाले से बात करें और 2022 में जो बड़े इवेंट्स हुए हैं और इवेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए 2023 हमारा कैसा हो सकता है, क्या चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस से किस तरह हम नबरज़मा हो सकते हैं, इनका ख़ात्मा कैसे मुमकिन है। और ज़ाहिर है इस वक्त बहुत माशी तौर पे चैलेंजेस हैं, आइनी तो बहरान हमारे सामने खड़ा है और सियासी बुरहान तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन हम सबको पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियत के लिए काम करना होगा और मिलकर इस वक्त हुकूमत और रियासत का साथ देना होगा ताकि हम इस मुश्किल वक्त से निकल सकें। नाज़रीन,
ये था हमारा आज का प्रोग्राम और ये था हमारा 2022 का आखिरी प्रोग्राम। अब 2023 में आपसे मुलाकात होगी और 2023 में इस उम्मीद के साथ, इस नए अज़्म और नए जज्बे के साथ मिलेंगे कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान फले फूले और पाकिस्तान आगे बढ़े। इंशाअल्लाह ताला 2023 में आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और मेरी पूरी टीम K21 न्यूज़ की तरफ से भी आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।